नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन हमारा 23 से 27 तो यानी कि 2023 से 27 जो सेशन है उसके लिए वीडियो रहने वाला है हिंदी एएससी पेपर 3 का। ठीक है, तो एएससी पेपर जो आपका रहने वाला है हिंदी। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले टॉप 100 एमसीक्यू यूनिट 1। ठीक है, तो 100 तो टोटल नहीं करने वाले, यानी कि ये कंप्लीट जो 100 एमसीक्यू का कलेक्शन है यूनिट 1 से। लेकिन इस वीडियो में हम लोग टोटल 85 क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि अगर मैं 100 क्वेश्चन को करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए जो मैं इसमें 2 पार्ट में बाँट लूँगा। ये 50 क्वेश्चन इसको पार्ट 1 में कर लेंगे और पार्ट 2 में नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। तो चलिए इस यूनिट 1 के क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पत्र लेखन क्यों लिखते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? मनोरंजन करना, भावनाओं की अभिव्यक्ति करना, सूचना एवं विचारों का आदान प्रदान करना, या फिर साहित्य सृजन करना। तो पत्र लेखन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, सूचना एवं विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूचना एवं विचारों का आदान प्रदान करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है? यानी कि कौन सा पत्र जो है फॉर्मल लेटर है? मित्र को लिखा पत्र, पिता को लिखा पत्र, शिक्षक को लिखा पत्र, या फिर भाई को लिखा पत्र। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं निजी पत्र नहीं होते, यानी कि मित्र को लिखा पत्र ये भी नहीं होगा, पिता को भी नहीं होगा, ये भाई को भी नहीं होगा। यानी कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो आएगा एक ही पत्र आएगा, वो शिक्षक को लिखा पत्र। ये आपका औपचारिक पत्र होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपका मित्र को लिखा पत्र, इसे हम जो कहते हैं अनौपचारिक पत्र कहते हैं। पिता को लिखा पत्र इसको भी अनौपचारिक पत्र कहते हैं, और भाई को लिखा पत्र इसे भी अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप करना, विस्तार करना, तुलना करना, आलोचना करना। तो पल्लवन का जो शाब्दिक अर्थ है वो विस्तार करना, यानी कि एक्सप्लेन करना, विस्तार से लिखना किसी भी चीज़ को, किसी भी वाक्य को आप पैराग्राफ यानी कि लिखेंगे। इसको पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विस्तार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विषय को छोटा करना, विषय को कठिन बनाना, विषय को अस्पष्ट बनाना, विषय को स्पष्ट एवं विस्तृत बनाना। तो पल्लवन का जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी विषय को स्पष्ट और विस्तृत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय को स्पष्ट एवं विस्तृत करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संक्षेपण का अर्थ है। संक्षेपण का क्या अर्थ है? विषय का विस्तार नहीं, विषय का आलोचनात्मक अध्ययन ये भी नहीं होगा, विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। संक्षेपण का जो अर्थ होता है किसी भी लंबे पैराग्राफ कहानी उसको जो है शॉर्ट में लिखना, नहीं कि संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विषय का विस्तार तो ये आपका पल्लवन हो जाएगा। तो संक्षेपण पूछा गया है, संक्षेपण का अर्थ तो विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छे संक्षेपण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे प्रमुख विशेषता क्या है एक अच्छे संक्षेपण की? अलंकारिक भाषा, मूल भाव की रक्षा, कठिन शब्दों का प्रयोग, या फिर विस्तृत वर्णन। तो यहाँ पर देखिए संक्षेपण पूछा है तो विस्तृत वर्णन होगा ही नहीं, कठिन शब्दों का प्रयोग होगा ही नहीं, अलंकारिक भाषा भी नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल भाव की रक्षा। तो अच्छे संक्षेपण की सबसे प्रमुख जो विशेषता है मूल भाव की रक्षा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो टोटल जो स्वर संख्या होता है, यानी कि आपका जो स्वर होता है वो अगर आपसे ऐसे खाली कुल ना देके स्वर पूछा जाए तो आप 11 टिक करेंगे, यानी कि स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है। लेकिन अगर कुल जोड़ के आपसे पूछ रहा है तो आप 13 मार सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें होता है क्या, जब आप 13 इसको कुल स्वर मानते हैं तो इसमें होता क्या है, जो कि आपका रहता है अनुस्वर और जो आपका रहता है अविसर्ग, तो ये दोनों जो आपका मिल के इसी में जुड़ जाता है, तो इसे जो हम लोग 13 मानेंगे। कुल कितने स्वर माने थे? 13। ये दोनों जो होते हैं अनुस्वर और जो अविसर्ग ये होते हैं अयोगवा। तो जब कुल को बात आता है तो इन दोनों को भी स्वर के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन, ये आपका यहाँ पर दिया गया है कौन सा जो है व्यंजन है, तो ये ये सभी तो आपका स्वर है, ये भी स्वर, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क जो आपका एक व्यंजन है, क क्या है तो व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि वाक्य जो शुद्ध करते हैं उसका क्या मुख्य उद्देश्य है? भाषा को कठिन बनाना, भाषा को अलंकृत करना, भाषा को प्रभावशाली बनाना, भाषा को शुद्ध एवं स्पष्ट बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा को शुद्ध और जो स्पष्ट बनाना। तो वाक्य शुद्धि का जो मुख्य उद्देश्य है भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जाती है, वह बाजार गया।
तो इसका जो सबसे जो वाक्य शुद्ध है, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह बाजार जाती है, तो ये आपका सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शब्द शुद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि शब्द शुद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा को अलंकृत बनाना, शब्दों को कठिन बनाना, भाषा को शुद्ध एवं मानक बनाना, भाषा को साहित्यिक बनाना। तो शब्द शुद्धि का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भाषा को शुद्ध और जो है मानक बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए सभी में एक ही अध्ययन से रिलेटेड है सभी, तो किसी में कुछ कुछ गलती है, किसी में कोई एक जो है इसमें सही है। तो आपको ढूंढना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि कौन सा शुद्ध है, तो ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ये आपका सही है। अध्ययन को जो इसी तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है सबसे शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यानी कि मुहावरे का क्या अर्थ है? सामान्य शब्द समूह, अस्थायी अर्थ वाला वाक्यांश, या तो स्वतंत्र वाक्य, या फिर कठिन शब्द। तो मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, मुहावरे का सही अर्थ होता है कि अस्थायी अर्थ, यानी कि और अस्थायी अर्थ वाला वाक्यांश होता है मुहावरे। जैसे कि 9 2 11 होना, ये एक मुहावरा है, तो जिसका अर्थ होता है कि भाग जाना। तो इसी तरह और भी मुहावरे होते हैं। तो ये मुहावरे का जो अर्थ है अस्थायी अर्थ वाला वाक्यांश। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? शत्रु, उपेक्षित व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति। तो आंखों का तारा मुहावरे का जो अर्थ होता है वो प्रिय व्यक्ति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मुहावरे का अर्थ है आंखों का तारा, प्रिय व्यक्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति किसे कहते हैं? कवि द्वारा रचित पंक्ति, अलंकार युक्त वाक्य, समाज में प्रचलित अनुभवजन्य कथन, या फिर कठिन शब्द समूह। तो लोकोक्ति जो कहते हैं हम लोग कहते हैं समाज में प्रचलित अनुभवजन्य कथन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी किस प्रकार की रचना है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, या फिर वाक्य, या फिर सूक्ति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकोक्ति है। तो जैसी करनी वैसी भरनी किस प्रकार की रचना है? तो ये जो एक आपका लोकोक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपसर्ग का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि उपसर्ग का क्या मुख्य कार्य है? शब्द के अंत में जुड़ना। तो शब्द के अंत में जो है प्रत्यय जोड़ते हैं, यानी कि फिर देखिए शब्द के मध्य में जुड़ना ये भी नहीं होगा, शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो होता है शब्द से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करना। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपको बताना है, जैसे कि ता जैसे सुलभता हो गया, तो ये आपका उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग होता है कि शब्द के पहले रहता है, जैसे पन, जैसे कि आप बनाएंगे एक शब्द बनाएंगे बचपन, तो ये तो आपका लास्ट में आएगा। जैसे वाला है, तो जैसे आप एक शब्द बनाएंगे पाठशाला, पाठशाला बनाएंगे, जैसे साला आ गया लास्ट में, उसी तरह जो है आप ये प्रत्यय हो गया, उसी तरह आप बनाएंगे रिक्शा वाला। तो रिक्शा वाला आप देखिए वाला लास्ट में आ रहा है, यानी कि वाला जो लास्ट में आ रही है प्रत्यय है, लेकिन पूछा क्या है हमसे? जो उपसर्ग पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा, यानी कि प्र, ये जो आपका उपसर्ग है किसी शब्द के पहले लगेगा। और बाकी जो है आपका ता जो था ये जो आपका प्रत्यय है, पन भी प्रत्यय और वाला भी आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रत्यय की पहचान क्या है? प्रत्यय का क्या पहचान है? शब्द के पहले लगता है, शब्द के अंत में लगता है, शब्द के बीच में लगता है, स्वतंत्र शब्द होता है। तो प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के बाद में लगता है, यानी कि शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय, यानी कि शब्द के अंत में लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? देखिए लास्ट में ता है, तो यही आपका जो प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संक्षेपण करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब आप संक्षेपण करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? विषय की आलोचना करेंगे, मूल पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना, कठिन शब्दों का प्रयोग करना, या फिर उदाहरण जोड़ना। जब आप संक्षेपण करेंगे तो सबसे पहले जो आप करेंगे मूल पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, संक्षेपण में किस बात से बचना चाहिए? यानी कि संक्षेपण में किस बात से बचना चाहिए? तो मुख्य भाव लिखने से, सरल भाषा से, अनावश्यक विवरण से, संक्षिप्तता से। जैसे आप संक्षेपण करेंगे तो किसी भी लंबे पैराग्राफ या कहानी को आप शॉर्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है अनावश्यक विवरण से आपको बचना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावश्यक विवरण से
बचना चाहिए हमें संक्षेपण करते समय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्ण की सही परिभाषा क्या है? शब्दों का समूह, वाक्य की इकाई, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई, या फिर ऑप्शन डी आपका अर्थपूर्ण शब्द। तो वर्ण जो होता है, वर्ण होता है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? इनमें से बताना है कौन सा संयुक्त जो है स्वर है। तो देखिए स्वर कौन सा संयुक्त स्वर है, यानी कि संयुक्त स्वर बताना है कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो आपका संयुक्त स्वर है। फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि की आवश्यकता क्यों होती है? वाक्य को हम लोग शुद्ध क्यों करते हैं? भाषा को जटिल बनाने के लिए, भावों को स्पष्ट करने के लिए, भाषा को प्रभावीन बनाने के लिए, भाषा को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने के लिए। तो वाक्य का हम लोग शुद्धि करते हैं कि भाषा को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि कौन सा वाक्य जो है गलत है? वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय जा रही है, वह विद्यालय जाता है, और वह विद्यालय जा रही है। तो कौन सा वाक्य बोल रहा है अशुद्ध, यानी कि कौन सा जो इसमें गलत है? तो आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी जो आपका गलत है, यानी कि वह विद्यालय जा रही हूँ, तो ये आपका वाक्य जो है अशुद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शब्द शुद्धि में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? जब आप शब्द को शुद्ध करते हैं तो उसमें किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? अलंकार का, छंद का, सही वर्तनी का, रस का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सही वर्तनी का। जब भी आप शब्द शुद्धि करेंगे उसमें विशेष ध्यान रखेंगे सही वर्तनी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है? तो विद्यार्थी का देखें तो स्पेलिंग सही है, यानी कि अध्यापक भी आपका सही है, विश्लेषण भी सही है, विक्षेपण। अब देखिए आप कौन सा इसमें जो है शब्द जो है अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका अशुद्ध है, यानी कि ये आपका जो अशुद्ध है, ये सभी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुहावरे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मुहावरे का प्रयोग क्यों उपयोग करते हैं हम लोग, किस लिए उपयोग करते हैं? भाषा को बोझिल बनाने के लिए, भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा को कठिन बनाने के लिए, भाषा को अस्पष्ट बनाने के लिए। तो मुहावरे का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मित्रता करना, पराजित करना, प्रशंसा करना, सहायता करना। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है पराजित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराजित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्तियों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? वह साहित्यकारों द्वारा गढ़ी जाती है। लोकोक्तियों की आपको क्या बताना है? प्रमुख विशेषता बताना है, ठीक है। तो उनका प्रयोग केवल कविता में होता है, वे समाज के अनुभवों पर आधारित होती है, वे केवल लिखित भाषा में मिलती है। तो लोकोक्तियाँ जो होती है वे प्रमुख विशेषता होती है कि वे जो है समाज के अनुभवों पर आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ क्या है? तो ऊँट के मुँह में जीरा का क्या अर्थ है? बहुत अधिक होना, आवश्यकता से बहुत कम होना, व्यर्थ प्रयास, या फिर कठिन कार्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आवश्यकता से बहुत कम होना। तो ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम होना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? भाषा को कठिन बनाने के लिए, भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा को अशुद्ध बनाने के लिए, भाषा को अलंकारहीन बनाने के लिए। तो लोकोक्तियों का प्रयोग जो भाषा में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है भाषा को संक्षिप्त और जो प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपसर्ग का सही परिभाषा क्या है? जो शब्द के अंत में जुड़ता है, तो शब्द के अंत में जो है प्रत्यय जुड़ता है, जो शब्द के बीच में लगता है ये भी नहीं होगा। जो शब्द उपसर्ग का जो सही परिभाषा है, जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 35 है आपका, असत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? यानी कि असत्य है, इसमें उपसर्ग बताना। उपसर्ग तो आपका हो जाएगा, यानी कि शुरू में लगता है शब्द के, तो यानी कि सत्य से पहले आ रहा है और, तो ये आपका उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रत्यय का मुख्य कार्य क्या है? प्रत्यय का क्या मुख्य कार्य है? शब्द के पहले जुड़ना, शब्द के बीच में जुड़ना, शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाना, शब्द को संक्षिप्त बनाना। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रत्यय का जो मुख्य कार्य है शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? मित्रता, जैसे कि आप मित्रता लिखा हुआ है मित्रता, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो ता है, तो यही आपका प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी कि यही आपका प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
कारक किसे कहते हैं? शब्द और शब्द के बीच संबंध बताने वाले चिन्ह, केवल संज्ञा शब्द, केवल क्रिया शब्द या फिर वाक्य के अलंकार। तो कारक जो कहते हैं शब्द और शब्द के बीच संबंध बताने वाले चिन्ह को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने फल खाया वाक्य में ने कौन सा कारक चिन्ह है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्ता कारक। तो ये जो आपका है कौन सा कारक है? तो ये है कर्ता कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने कारक माने जाते हैं? ठीक है, तो हिंदी में जो कुल जो है 8 कारक माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो आंसर ये आंसर जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हिंदी में जो कुल 8 कारक माने जाते हैं, तो यहाँ सी की जगह आपका डी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आवेदन पत्र सामान्यतः किस उद्देश्य से लिखा जाता है? ठीक है, आवेदन पत्र जो सामान्यतः किस उद्देश्य से लिखा जाता है? मित्रता बढ़ाने के लिए, सूचना देने के लिए, या फिर शिकायत करने के लिए, या फिर निवेदन या अनुरोध करने के लिए। तो आवेदन पत्र जो लिखा जाता है सामान्यतः रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि अनुरोध के लिए, यानी कि निवेदन या अनुरोध करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निवेदन या अनुरोध करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पल्लवन करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? जब आप पल्लवन करते हैं तो किस बात का ध्यान रखते हैं? केवल कठिन शब्दों का प्रयोग, मूल भाव से भटकने का, मूल भाव को स्पष्ट रूप से विस्तार देने का, विषय को संक्षिप्त करने का। तो पल्लवन का जो अर्थ होता है वो जो विस्तार से लिखना होता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल भाव को स्पष्ट रूप से विस्तार देने का। तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे जब आप पल्लवन करेंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पल्लवन की विधि में पहला चरण क्या होता है? पल्लवन की विधि में पहला चरण क्या होता है? उदाहरण जोड़ना, विषय को समझना, अलंकार प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना। तो पल्लवन की विधि में सबसे जो पहला चरण है क्या? विषय को समझना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप विषय को समझेंगे तभी तो आप विस्तार से लिख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, विषय को समझना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए? अलंकृत होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए, अस्पष्ट होनी चाहिए, फिर सरल और स्पष्ट। तो संक्षेपण में भाषा होनी चाहिए सरल और स्पष्ट, जो कि पढ़ने में भी आसान हो, समझने में भी आए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संक्षेपण का महत्व किस कारण से? समय और शब्दों की बचत के कारण, भाषा को कठिन बनाने के कारण, आलोचना करने के कारण, विषय को बढ़ाने के कारण। तो संक्षेपण का क्या महत्व है? तो समय और शब्दों के बचत के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समय और शब्दों की बचत के कारण। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कठिन तो बनाएगा नहीं, कि संक्षेपण यानी कि शॉर्ट में आप लिख रहे हैं किसी भी स्टोरी कहानी को, तो आप शॉर्ट में लिख रहे हैं तो उसमें जो समय शब्द और समय की भी बचत होगी दोनों का। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि का नियम किससे संबंधित नहीं है? कर्ता क्रिया का सामंजस्य, काल की शुद्धता, शब्दों की वर्तनी, या फिर जो है आपका क्या है अलंकार का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर क्या था, वाक्य शुद्धि का नियम किससे संबंधित नहीं है? तो ये जो है अलंकार का प्रयोग से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी शब्दों की वर्तनी, काल की शुद्धता, कर्ता क्रिया का सामंजस्य, ये सभी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगा है, मुझे भूख लगे हैं, और मुझे भूख लगते हैं। तो इसमें जो सबसे शुद्ध वाक्य है, यानी कि शुद्ध वाक्य इसमें ऑप्शन नंबर ए ही है, मुझे भूख लगी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शुद्धि में किसका प्रयोग गलत माना जाता है? शब्द जब शुद्ध करते हैं तो इसमें किसका प्रयोग गलत माना जाता है? मानक वर्तनी, प्रचलित रूप, अशुद्ध वर्तनी, या फिर शुद्ध उच्चारण। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशुद्ध वर्तनी। तो आप इसमें जब भी शब्द शुद्धि करेंगे तो अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्वार्थ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जैसे कि निस्वार्थ है तो ये आपका उपसर्ग पहले लगता है, तो नी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राम को पुस्तक दी वाक्य में को कौन सा कारक है? तो राम को पुस्तक दी तो को कौन सा कारक है? तो ये जो आपका क्या है, तो ये जो आपका संप्रदान कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो AC3 हिंदी पेपर था सेमेस्टर 3 के लिए एसकेएमयू के लिए, तो इसमें 50 MCQ हम लोगों ने करे। ठीक है, तो 50 MCQ करे, और जो नेक्स्ट जो बच गए वो जो है नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 51 से लेकर 100 तक हम कर देंगे यूनिट 1 से, बाद में जो उसके बाद यूनिट 2 का क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।